हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है गाइस। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। क्या गुड इवनिंग, हट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों क्या करने वाले हैं सर? आज अपन क्या करने वाले हैं? कुणाल देखो, घर का बेदी लंका कैसे ढा रहा है, देख रहे हो बच्चों? कुणाल को देख रहे हो, घर का बेदी लंका कैसे ढा रहा है? इसको तो दुश्मनों ने भेजा है हमारे। सुनो कुणाल, बहुत दूंगा मैं तेरे को, सिलानी नाम है, इतना इतना दूंगा सी नहीं पाओगे फिर। सुनो सुनो मेरी बात। सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा? अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन की बात करने वाले हैं सर। ये चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं हम आज की क्लास में। आप लोगों को पूरा रिवीजन करना होगा मेरे साथ साथ। अगले 45 मिनट्स में मेरे को आप लोगों का पूरा अटेंशन चाहिए। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोगों ने ये वीडियो को शुरू किया है, अभी आप खत्म होने तक कहीं पर भी उठ करके नहीं जाएंगे। आप पूरा का पूरा रिवीजन देखेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए सर। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, सर ध्यान से सुनना मेरी बात। सर यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो मेरे को आपको कवर करवाने हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर? एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारा चैट मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, अब मेरे को तुम्हारा चैट दिख रहा है। करूंगा मजाक मैं भी कुणाल। मैं मजाक जब करूंगा ना, सीधा चिक करके लगेगा। सुनो मेरी बात सुनो दोस्तों। क्या कहा मैंने? हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सर। रिवीजन में पूरा पूरा ध्यान चाहिए मेरे को, आपका पूरा ध्यान चाहिए सर। सुनिए, हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन की बात करता है। सर सबसे पहले ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सर? सबसे पहले हम समझते हैं की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है, फिर हम समझेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, और होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं सर की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है। की मैनेजरियल पर्सन में आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, आपकी कंपनी का सीएफओ, आपकी कंपनी का सीईओ, ये सीएस, और आपके ये लोगों के नीचे एक लेवल अच्छा होल टाइम डायरेक्टर, और एक लेवल नीचे जितने भी लोग आते हैं, वन लेवल बिलो द बोर्ड, ये सारे आपके की मैनेजरल पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। सर की मैनेजरल पर्सन कौन हो गया? सर की मैनेजरल पर्सन कौन हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। की मैनेजरल पर्सन में आपकी कंपनी का सीईओ, एमडी, मैनेजर का सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, और हर वो ऑफिसर जो एक लेवल नीचे आता है, और सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये लोग की मैनेजरल पर्सन में आते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ एमडी और डब्ल्यूटीडी ये दो ही डायरेक्टर है जो की मैनेजरल पर्सन में आते हैं, बाकी और कोई डायरेक्टर की मैनेजरल पर्सन नहीं होता है। उसके बाद सर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर का डेफिनेशन। सर मैनेजर की मैनेजरल पर्सन कहां पे डिफाइंड था? 2 क्लॉज 51। कहां पे डिफाइंड था? 2 क्लॉज 51। अब मैनेजर कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 53। और मैनेजिंग डायरेक्टर कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 54 में। 2 क्लॉज 54 में। ठीक है, 2 क्लॉज 54 में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन। सर मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन पहले समझते हैं सर। 2 क्लॉज 54 वो कहता है कोई भी अगर डायरेक्टर है जिसके पास सर सब्सटैंशियल पावर है, किस चीज का? सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर आपके पास सब्सटैंशियल पावर्स है ना कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का, तो आपको हम क्या बोलते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। सर आपका नाम अगर गधा है पर आपके पास आप डायरेक्टर हो और आपके पास सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, तो भी आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। सर आपके पास कोई पावर नहीं है, बस यहाँ पे आपने मैनेजिंग डायरेक्टर लिखवा लिया, एमडी, तो एमडी हो जाते हो क्या? नहीं सर, आपके पास सब्सटैंशियल पावर होना चाहिए। सर सब्सटैंशियल पावर मतलब क्या होता है? लॉ ने बोला सब्सटैंशियल पावर मतलब क्या होता है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे यार, वो तो फील का बेसिस है, एक फील है बस। लेकिन हम तुमको ये बता देंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करने का पावर दिए हो ना, तो उसको सब्सटैंशियल पावर नहीं मानेंगे। सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट करने का पावर यानी कि जैसे कि कॉमन सील अटैच कर लेना, कहीं पे अगर तेरे को लगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ या इंडोर्स कर लेना, चेक को ड्रॉ या इंडोर्स कर लेना। उसके अलावा तेरे को अगर शेयर सर्टिफिकेट साइन करना है, तो शेयर सर्टिफिकेट साइन तू कर लेना। या फिर सर अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर अगर ए बी को ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, वो अगर तू दे देना, वो डायरेक्ट तू कर लेना। सर ये सारे एडमिन काम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा एडमिन काम है। तो ये सारा एडमिन काम है, तो उस केस में आपको प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन हो गया, वो डायरेक्टर जिसके पास सब्सटैंशियल पावर होता है। अब सर मैनेजर क्या होता है? मैनेजर डिफाइंड है आपके 2 क्लॉज 53 में। मैनेजर कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 53 में। सर मैनेजर कौन होता है? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। सर मैनेजर मतलब वो इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल होता है जिसके पास क्या होता है सर? होल और सिग्निफिकेंटली दी होल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। या तो होल या सिग्निफिकेंटली होल पावर है, और साथ में वो
अकेला नहीं काम करता सर, इट वर्क्स अंडर द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करता है, तब जाके उसको मैनेजर कहा जाता है। अरे सर सुनो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लिख के बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरा पूरा बुक से रीड किया हुआ रिवीजन देखना है तो वो ऑलरेडी आपका डला हुआ है। ये रिवीजन लेटेस्ट है, अमेंडेड है, इसमें सारी चीजें कवर हो रही है, और उसके अलावा मैं एक नया तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा रिटेन हो। तो मैंने कहा सर, एक इंडिविजुअल जो होल टाइम डायरेक्टर, इंडिविजुअल जो होली या सब्सटैंशियली द होल पावर रखता है और वो क्या बन रखा है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन या कंट्रोल में काम कर रहा है, उसको हम मैनेजर कहते हैं सर, उसको हम मैनेजर कहते हैं। और सर मैनेजर के बारे में बस इतनी सी बात है। अब मेरे को बताओ सर, एक कंपनी होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर मतलब सर एक डायरेक्टर जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसको हम होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। अब सर रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन मतलब हर वो पैसा जो आप कंपनी को, जो डायरेक्टर को दे रहे हो, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स वाला जो परक्यूजिट्स भी दे रहे हो ना, वो भी क्या माना जाएगा? रेम्यूनरेशन माना जाएगा। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी में दो मैनेजर हो सकते हैं? क्या कंपनी में दो मैनेजर हो सकते हैं? नहीं सर, एक कंपनी में दो मैनेजर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर मैनेजर को होल या सब्सटैंशियली द होल पावर होता है, और होल या सब्सटैंशियली द होल पावर जो है सिर्फ एक जन को दिया जा सकता है। दूसरा सर, क्या कंपनी में दो एमडी हो सकते हैं? सर अगर लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालो तो यस, और बहुत सारी कंपनीज में दो एमडीज हैं भी। उसके अलावा सर, क्या एक कंपनी में एक एमडी और एक मैनेजर हो सकता है? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि आपका सेक्शन 196 प्रोहिबिट करता है। सर सेक्शन 196 क्या है? अब हम अपॉइंटमेंट की बात करने वाले हैं। मैनेजरियल पर्सन अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो, सर मैनेजरियल पर्सन मतलब कौन हो गया? की मैनेजरियल पर्सन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैनेजरियल पर्सन, इसमें सिर्फ तीन लोग आते हैं, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अगर इनको आप अपॉइंट करते हो ना, तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एक कंपनी में किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एमडी और मैनेजर साथ साथ में नहीं हो सकते, या तो एमडी होगा या मैनेजर होगा, दोनों साथ साथ में नहीं होंगे। दूसरा सर, जो एमडी या मैनेजर आपने अपॉइंट किया, उनका टेन्योर क्या रहेगा? तो लॉ ने बोला भैया एक बार में 5 साल का टेन्योर डालना। क्या रीअपॉइंट कर सकते हो? सर बिल्कुल रीअपॉइंट कर सकते हो, बिल्कुल रीअपॉइंट कर सकते हो। और मेरी बात सुनो, रीअपॉइंट करना, लेकिन जब आपका टेन्योर खत्म हो रहा है ना, उसके 1 साल पहले ही रीअपॉइंट मत कर देना। मतलब अगर आपका टेन्योर यहां पे खत्म हो रहा है तो आप इस फेज में रीअपॉइंट करना, उसके पहले रीअपॉइंटमेंट मत करना। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, तीसरा पॉइंट, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, आपका एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप रीअपॉइंट होना चाहते, अगर आप अपॉइंट होने चाहते हो, तो सर चार एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला, आपका एज जो है ना, वो 21 से कम नहीं होना चाहिए और 70 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एज 70 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, या तो अनडिस्चार्ज या फिर एडजस्ट इंसॉल्वेंट, दोनों ही नहीं होने चाहिए। तीसरा सर, आपके क्रेडिटर के किसी पेमेंट में आपने कॉम्पोजिशन या क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड नहीं किया होना चाहिए। और चौथा, आप कन्विक्ट नहीं हुए होने चाहिए किसी ऑफेंस के लिए जिसकी वजह से 6 महीने से ज्यादा के लिए जेल गए। तो सर मैंने क्या कहा? एआईसीसी। सर एआईसीसी क्या है? एज, इंसॉल्वेंट, क्रेडिटर और कन्विक्ट, ये चारों में से कहीं भी फॉल नहीं करने चाहिए सर, जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। सर अगर किसी 70 साल से ऊपर के इंसान को अगर क्या बनाना है, आपको एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनाना है ना, आप बना सकते हो बाई पासिंग एसआर। पर सर किसी कारण से अगर एसआर पास नहीं हो पाया, तो ये बताओ क्या वोट्स फेवर में जो है वो वोट्स अगेंस्ट से ज्यादा है? अगर हाँ, तो फिर आप जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जस्टिफाई करो कि हमको 70 साल से ऊपर वाला इंसान चाहिए, और फिर उसको क्या कर लो, अपॉइंट कर लो। ये क्या हो गया सर? आपका बेसिक एलिजिबिलिटी। 70 साल से ऊपर के किसी को अपॉइंट करने तो एसआर पास करो, एसआर पास नहीं हो पाया, पर अगर वोट फेवर में जो है वो वोट्स अगेंस्ट के ज्यादा है, मतलब कम से कम ओआर तो भी पास हुआ, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो। पर सर उसी के साथ साथ जब आप अपॉइंटमेंट की बात करते हो, तो आपको शेड्यूल 5 भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 5 का पार्ट 1 जो है किस बारे में बात करता है? वो एडिशनल कंडीशन के बारे में बात करता है। सर शेड्यूल 5 का पार्ट 1 में आपको यहां पे सिर्फ ये 4 पॉइंट बताऊंगा। पार्ट 2 से लेकर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हमारा शेड्यूल 5 का अलग से रिवीजन है, वो रिवीजन आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट पे, या फिर आप लोग में से कोई कमेंट पे लिंक डाल देना। अब सर मेरी बात सुनो, सर मैंने क्या कहा? शेड्यूल 5 का पार्ट 1। शेड्यूल 5 का पार्ट 1 क्या कहता है कि अगर आप बनना चाहते हो बिना सीजी के अप्रूवल के, बिना सीजी के अप्रूवल के लिए अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनना चाहते हो, 4 एडिशनल कंडीशन ध्यान रखना। हमने 19 एक्ट्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। 19 एक्ट जैसे कि आपका कंपनीज एक्ट, फेमा, जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट, सारे एक्ट आ गए। वो 19 एक्ट्स में से किसी भी एक्ट के अंदर कन्विक्ट नहीं हुआ ना, जिसके वजह से तुमको या तो इंप्रिजनमेंट हुआ है, चाहे एक भी दिन का क्यों ना हो, या तुमको फाइन लगा है 1000 रुपए से ज्यादा, सिर्फ 1000 रुपए का भी फाइन लगा है ना, 1001 रुपए का, तो भी तुम क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा, तुमको कोफिप्सा एक्ट के अंदर डिटेन नहीं किया होना चाहिए। कोफिप्सा एक्ट मतलब सर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, उसमें तुमको क्या नहीं किया गया है? डिटेन नहीं किया गया है, मतलब तुमको रोक बुलाया नहीं गया है। तीसरा सर, आपका एज जो है वो 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। सर पर अगर ये पहले दो वाले केस में आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो ना, तो आप सीजी का अप्रूवल लेकर के अपॉइंट हो सकते हो। पर सीजी का अप्रूवल लेने के बाद ना सर, आपको बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। जब आपने एक बार अप्रूवल ले लिया, तो दोबारा जब तक आप डिस्क्वालीफाई फिर
से नहीं हो जाते ना, तब तक आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। एज के केस में सर आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपका एसआर पास हो गया है तो। एसआर पास हो गया है तो आपको सीजी का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं हो ना, तो सीजी का अप्रूवल ले सकते हो। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या सर? पिछले 12 महीने या तो इंडिया में रहे हो, या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस या वोकेशन के लिए आए हो। या तो 12 महीने तक इंडिया में रहे हो, या बिजनेस या वोकेशन के लिए आप, या एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आए हो, तब आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आपका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और आपका रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगा? सर सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर कंपनी में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी है तो वो बोर्ड की हेल्प करेगा। उसके बाद सर अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद जो भी आपका इफेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसके बाद सर आपको 90 डेज के अंदर सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल 5 का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, शेड्यूल 5 का पार्ट 1 का अगर कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 60 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर? 60 डेज के अंदर आपको MR1 फाइल करना पड़ेगा, MR3 फाइल, सॉरी, MR1 फाइल करना पड़ेगा, जो रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट है। और ये MR1 आप 60 डेज के अंदर आरओसी को फाइल कर रहे हो। ये तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी सर। अगर आप अपॉइंट हो रहे हो, आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर अब एक बात बताओ, अगर अपॉइंटमेंट के बाद आगे चल के शेयर होल्डर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो सर जब मना हो गया ना, उस समय तक उसने जितना भी काम किया वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। वो वैलिड रहेगा अगर आगे चल के मना भी हो गया तो। उसके बाद सर जैसे अपन ने क्लास में एग्जांपल्स देखे थे प्रैक्टिकल, उसके बाद सर अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा? गवर्नमेंट कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को कुछ एप्लीकेबल प्रोविजन नहीं है। जैसे कि सर दोनों को ना ये अप्रूवल वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब शेयर होल्डर और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अप्रूवल। और सर प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी को तो टेन्योर वाला प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जो 5 साल का टेन्योर होता है वो प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है। सर आप लोग जस्ट मेक श्योर दैट यू डू स्पेयर अ मोमेंट टू लेट मी नो इन द कमेंट कि ये जो रिवीजन का अप्रोच है, क्या इसमें, माना मेरा भी दिमाग लिमिटेड है तो मेरे को भी एक आधा पॉइंट छूट जाते हैं मेरे से, क्या ये रिवीजन में तुम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मिलता है, या तुम लोगों को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और क्या ये तुम लोगों को बेनिफिट कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं बेनिफिट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट से रीड करेंगे। पर मेरे को लगता है नोट से रीड वाला ऑलरेडी रिवीजन है, आप वो देख सकते हो। अगर आपको कोई नया रिवीजन है तो आप लोग, जिन लोगों को ये मजा आ रहा है ना इससे, वो लोग थोड़ा ज्यादा जोर से कमेंट करना, ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसको इसी तरीके से और डिटेल कर सकूं। सर ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 196 था, अलोंग विद शेड्यूल 5 का पार्ट नंबर 1। शेड्यूल 5 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि सेक्शन नंबर 197 जो है वो क्या कहता है? सर 197 किस चीज के बारे में बात करता है? 197 बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में। सर क्या आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो? जी हाँ सर, बिल्कुल आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो। किसको आप रेम्यूनरेशन दोगे? अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को। अब सर सेक्शन 197 क्या कहता है? एक सेकंड। हाँ सर। सर मेरी बात सुनो सर, एक आपको बेसिक एक चीज बता दूं सर, एक बेसिक एक चीज जो मैंने आपको क्लास में बताई थी सर, आपको अगर एज के हिसाब से बताऊं ना, तो कौन इंसान डायरेक्टर बन सकता है, कौन इंसान मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है? 0 से 18 साल, 18 से 21 साल, 21 से 70 साल, और 70 साल के ऊपर इनफाइनाइट तक। सर सुनो, डायरेक्टर की अगर बात करें ना, तो 0 से 18 नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि डिन नहीं ले सकते। 18 से 21 बन सकते हो, 21 से 70 बन सकते हो, 70 के ऊपर भी बन सकते हो। एमडी की बात करें ना, यहां तो नहीं बन सकते, लेकिन 18 से 21 भी नहीं बन सकते। क्यों? 21 से कम अलाउड नहीं है। 21 से 70 वाले बन सकते हैं, और 70 के ऊपर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर ये एमडी रिलेटेड प्रोविजन है, और ये आपका एक बेसिक समरी हो गया। अब सर मेरी बात सुनो, सेक्शन 197 क्या कहता है? सेक्शन 197 क्या कहता है? सेक्शन 197 सर रेम्यूनरेशन की बात करता है। वो कहता है रेम्यूनरेशन का प्रोविजन, ध्यान से सुनना सर, हम लोग ना एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर की बात करेंगे, और साथ में इस बार हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात करेंगे। लॉ कहता है पूरा जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, उसका टोटल 11% का आप ओवरऑल रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कितना? 11%। सर नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? सेक्शन 198 वाला नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें से ना आप डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट मत करना। मतलब नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन, यहां वाले नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आप डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को माइनस मत करना, क्योंकि ये सेक्शन में हम डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ही तो निकाल रहे हैं। अब सर ये 11% जो पूरा है, मतलब अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 11 करोड़ बांटने के लिए कैसे बटेगा सर? आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर अगर है ना, और अगर वो एक है, एक को मैक्सिमम 5% देना, एक से ज्यादा अगर है ना तो टोटल मिला के 10% देना। मतलब सर अगर एक एमडी है तो उसको 5% दे सकते हो। अगर दो एमडी है, मान लो अगर दो एमडी है तो आप उन दोनों को मिला के 10% दे सकते हो। तीन एमडी अगर है ना तो फिर भी मिला के 10% ही दे सकते हो। और सर ध्यान रखना, किसी तीन एमडी अगर है ना, मिला के 10% मिलेगा, और एक एमडी को किसी को भी 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। और सर अगर आपकी कंपनी में एमडी और मैनेजर और डब्ल्यूटीडी है ही, मतलब पूरा काम ये कर रहे हैं,
तो जो आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, उनको बस 1% बचा हुआ दोगे। पर सर अगर आपकी कंपनी में ये लोग नहीं है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, तो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इन लोगों को 3% तक का पैसा दे सकते हो, 3% तक का क्या दे सकते हो, नेट प्रॉफिट दे सकते हो। अब सर समझो ये लिमिट जो है ना, अगर आपको एक्सीड करनी है, लिमिट एक्सीड करनी है मतलब क्या, आपको अगर 5%, 10%, 1% या 3% से ज्यादा देना है, तो सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा सर शेयर होल्डर का एसआर, कि भाई ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो तेरे को ज्यादा देना है। और दूसरा, आपको अगर सर आपने बैंक से, पीएफआई से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर से या फिर सिक्योर क्रेडिटर से अगर क्या ले रखा था, लोन, और इन लोगों का पैसा आपने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कर रखा है ना, तो इनका भी क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। पर अप्रूवल कब लोगे, अगर डिफॉल्ट किया है। सर क्यों सर, बोले बैंक साले मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो अपने डायरेक्टर को बढ़ा के पैसा दे रहा है। नहीं सर, तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर सर ये पूरा का पूरा सेक्शन 197 कब एप्लीकेबल होगा पता है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, इनफ प्रॉफिट है, तो उसके बाद सर। पर एक बात ध्यान रखना, एसआर तो पास करोगे, पर सर अगर ये जो 11% का लिमिट है ना, 11% का ओवरऑल लिमिट, अगर इसके भी ऊपर चले जा रहे हो ना बेटा, तो इसके ऊपर जाने के लिए आपको ओआर पास करना पड़ेगा, और आपको शेड्यूल 5 का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा और शेड्यूल 5 का ध्यान रखना पड़ेगा। सर यहां पे ओआर है, नीचे एसआर है। सर ओआर क्या, अगर 11% का ओवरऑल लिमिट ब्रीच हो रहा है तो। पर सर इसके साथ साथ आपको पीएफआई का भी अप्रूवल ले लेना, अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है। पीएफआई वाला अप्रूवल मतलब ये वाला अप्रूवल ले लेना, अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है। ये सर आपका रेम्युनरेशन का बेसिक प्रोविजन है, रेम्युनरेशन का पहला बेसिक प्रोविजन है। पर सर इन्होंने निधि कंपनी के केस में, निधि कंपनी के केस में इन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया है। इन्होंने निधि कंपनी के केस में कुछ एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है, वो आप पढ़ लेना, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, कि निधि कंपनी के केस में रेम्युनरेशन का अलग ही कहानी होगा। पर सर उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि चलो ये तो आपका रेम्युनरेशन हो गया। अब सर रेम्युनरेशन में दूसरा पॉइंट है कि सिटिंग फीस जो होता है ना, वो रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनता है। सिटिंग फीस रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनता है। तीसरा, आपकी कंपनी में लॉस अगर है या अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ना, तो आपको शेड्यूल 5 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। हमारे यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। चौथा, सर आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका रेम्युनरेशन डिसाइड कैसे होता है, तो मैंने कहा बेटा उनका रेम्युनरेशन या तो एओए में लिखा रहता है, या फिर सर आप ओआर पास करके डिसाइड कर लो, या फिर अगर एओए में लिखा है ना कि एसआर पास करो, तो एसआर पास करके डिसाइड करो। पर डायरेक्टर का रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है, सर शेयर होल्डर। डायरेक्टर का रेम्युनरेशन कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एनआरसी डिसाइड नहीं करता है, अप्रूव कौन करता है, सर शेयर होल्डर करता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में पैसा दे रहे हो, क्या वो रेम्युनरेशन में आएगा, तो इन्होंने कहा नहीं आएगा, अगर दो कंडीशन मीट होती है। क्या, जो वो काम दे रहे हैं वो प्रोफेशनल इन नेचर है। प्रोफेशनल इन नेचर मतलब सर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वो काम करते हैं। और दूसरा, एनआरसी के ओपिनियन में, या जहां पे एनआरसी नहीं है वहां पे बोर्ड के ओपिनियन में, ये इंसान के पास क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है ये काम करने के लिए। जैसे कि सर अगर नीता अंबानी रिलायंस को इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस दे रही है, तो उसको जो पैसा मिलेगा ना, वो पैसा आप किस में डाल दोगे, वो पैसा आप उसके रेम्युनरेशन में डाल दोगे। और वो 11%, 5%, 10%, 1%, 3% के ओवरऑल लिमिट में आ जाएगा। पर अगर आप नीता अंबानी प्रोफेशनल नेचर ऑफ सर्विस दे रही है और वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, तो हमने बोला फिर अगर एनआरसी को ऐसा लगता है ना, तो हम उसको रेम्युनरेशन में नहीं लेंगे, उसको हम अलग से खर्चा दिखा देंगे। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई, क्या आपको मेरी बात समझ आई, हाँ सर। उसके बाद 197 सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है सर। क्या कहता है ये सिटिंग फीस के बारे में बात करता है। सर सिटिंग फीस के बारे में क्या, 197 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि हर हर इंसान को बोर्ड मीटिंग और कमेटी का मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या मिलेगा, सिटिंग फीस मिलेगा। ये आपके टाइम की कीमत है, आपके टाइम की कीमत है ये। सर कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलेगा एक एक कमेटी के मीटिंग के, एक एक बोर्ड के मीटिंग पे। फिर किसी भी हालत में इंडिपेंडेंट या वुमेन डायरेक्टर को ना बाकी डायरेक्टर से कम नहीं मिल सकता, बाकी डायरेक्टर से कम नहीं मिल सकता। 1 रुपया ज्यादा दो, बराबर दो, फिर कम मत देना, बराबर दोगे तो भी चलेगा। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करोगे तो सिटिंग फीस मिलेगी, जी हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। सर क्या एडजर्न मीटिंग को भी सिटिंग फीस मिलेगा, एडजर्न मीटिंग का भी सिटिंग फीस मिलेगा। लॉ कहता है मिल तो जाएगा, पर मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा ओरिजिनल मीटिंग का सिर्फ कंटिन्यूएशन होता है एडजर्न मीटिंग, तो एडजर्न मीटिंग में सिटिंग फीस अगर मिलेगा तो एक ही मीटिंग का 2 फीस हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो जनरली एडजर्न मीटिंग का सिटिंग फीस नहीं मिलता है। उसके बाद सर 197 सबसेक्शन 6 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, सर आपका जो सेटिंग फीस, आपका जो रेम्युनरेशन होगा, उसका पेमेंट कैसे होगा, उसका मोड क्या होगा। तो लॉ ने कहा बेटा या तो मंथली कर देना, या फिर एक परसेंटेज ऑफ पेमेंट कर देना, या फिर दोनों मिला करके कर देना, बट आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर हम सबसेक्शन 7 छोड़े, सबसेक्शन 8 पे आ गए। सर सबसेक्शन 8 क्या कहता है, सर 197 सबसेक्शन 8 ये कहता है कि 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट देख लेना,
बताओ 197 सबसेक्शन 8 ये कहता है, 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट देख लेना, ठीक है सर। उसके बाद सबसेक्शन 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा। सुनो, अगर आपने किसी को लिमिट से ज्यादा का क्या दे दिया, रेम्यूनरेशन दे दिया, या फिर दे तो दिया लेकिन नेसेसरी अप्रूवल नहीं लिया, तो क्या होगा सर? अगर नेसेसरी अप्रूवल नहीं लिया ना, तो आपको रिफंड मांगना पड़ेगा। रिफंड कब तक मांगोगे सर? विद इन 2 इयर्स। और रिफंड जब तक नहीं आ जाता ना, तब तक वो इंसान कंपनी के ट्रस्ट में होल्ड करेगा, मतलब कंपनी के भरोसे पे पैसा रखेगा। वो पैसा उसका नहीं है, कंपनी का है, बस उसके पास भरोसे पे रखा हुआ है, ऐसा माना जाएगा। पर सर क्या ये जो पैसा रिफंड आने का है, क्या आप इसको वेव करवा सकते हो? सर वेव करवा सकते हो, मतलब आप उसको बोल सकते हो रख रहे, कोई बात नहीं, रख ले भिखारी जा, रख ले, आप बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा सर? सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा, और अगर पीएफआई से किसी का डिफॉल्ट किया है ना, तो उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर याद करो, ये वही चीज है जो आपको लगता है अगर आप लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, 5%, 10%, 1%, 3%, तो वही चीज अगर आप लिमिट से ज्यादा पे कर रखे हो, तो लिमिट बढ़वा लो। कैसे बढ़वाओगे? बढ़वा मतलब सर पी नहीं, जाने दो सर, इंक्रीज कर लो लिमिट। लिमिट इंक्रीज कैसे करोगे? एसआर पास करके, या फिर पीएफआई का एंड पीएफआई का अप्रूवल लेकर के आप लिमिट बढ़ाओगे। सर आप समझे क्या? हाँ सर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि आपको ना बहुत सारी चीजें डिस्क्लोजर करनी पड़ेगी अपने बुक्स में। क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सर? आपको बहुत सारे रेशियोज डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ कितना कमाते हैं वर्सेस एक मीडियन एम्प्लॉय कितना कमाता है, मीडियन एम्प्लॉय कितना कमाता है। फिर आप बताओगे मीडियन एम्प्लॉय का कितना परसेंटेज राइज हुआ है और आपके इन लोगों का कितना राइज हुआ है, और इन दोनों के डिफरेंस का आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और इस तरह के बहुत सारे रेशियोज वगैरह आपको बताने पड़ेंगे, ताकि एक अंदाजा हो कि कहीं तुम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस तो नहीं दे रहे हो। और सर उसके बाद आपको ना अपने टोटल नंबर ऑफ अपने आपको अपनी कंपनी के टॉप 10 एम्प्लॉइज का नाम बताना पड़ेगा। टॉप 10 एम्प्लॉइज में किसका नाम आएगा सर? वो इंसान देखना जो फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1.20 करोड़ कमा रहे हैं। अगर पूरे साल नहीं था, तो ये देख लो क्या मंथली वो 8.5 लाख कम से कम कमा रहा है। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करना चाहिए। अगर ये दोनों भी नहीं है, तो ये देखो क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है क्या जो आपके एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर से ज्यादा कमा रहा है, और एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर से तो ज्यादा कमा रहा है, और साथ में कंपनी से 2%, कंपनी का 2% से ज्यादा होल्ड भी करता है, खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू मिलके कंपनी का 2% या उससे ज्यादा होल्ड भी करता है। मतलब सर ये लोग बड़े बड़े लोग हैं सर, कंपनी में छुपे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम हमको चाहिए। टॉप 10 एम्प्लॉइज कौन? टॉप 10 सर, पहला जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, या 8.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर वो इंसान जो ज्यादा कमा रहा है एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर से और 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग भी रखता है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसका सारा डिटेल देना पड़ेगा। और सर जब ये एम्प्लॉइज का डिटेल आप दे रहे हो ना, तो सिर्फ डिटेल नहीं दोगे, आप बहुत सारे ऐसे भी डिटेल्स दोगे जिससे शेयर होल्डर को समझ आएगा कि क्यों हम ज्यादा दे रहे हैं इनको। तो सर आप उनका क्वालिफिकेशन बताओगे, पहली कंपनी में कहां थे, पहली कंपनी में कितना कमाते थे, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिस्क्लोज, ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग आए, ताकि उनको एक समझ आए बात की हो क्या रहा है। सर आपको समझ आ रहा है क्या? मेरे को नहीं पता यार, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? मेरे को ये वीडियो लाइक करके दो, ये वीडियो लाइक करके दो दोस्तों। सर क्या हो जाएगा वीडियो लाइक करने से? तुम समझो ये मेरी गुरु दक्षिणा है तुम्हारे लिए, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तुम वीडियो लाइक करके मेरे को बताओ सर क्या आपको ये समझ आ रहा है? प्लीज एक मोमेंट निकालो, सिर्फ ये वीडियो का 200 लाइक टारगेट रखेंगे, जाओ नीचे देखो 200 लाइक टारगेट पूरा हुआ है क्या, और जब लाइक का बटन दिखे तो दबा देना, लाइक का बटन। पूरा पूरा बोलना जरूरी था सर। हे भगवान, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उसको इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चन सारे अच्छे से आए और अच्छे मार्क्स आए। भगवान मेरी आपसे दुआ है, प्लीज भगवान। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, ये तो प्रोविजन आपने समझा कि आपका डिस्क्लोजर आपको क्या क्या करना पड़ता है। सर डिस्क्लोजर करने के बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं। डिस्क्लोजर करने के बाद सर 2-3 पॉइंट और हैं। सबसे पहला सर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या बात है सर? ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या बात है? अगर एक कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है अगेंस्ट एनी लायबिलिटी, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन में माना जाएगा? नहीं। पर कल को चल के अगर ये जो डायरेक्टर है ना, ये अगर गिल्टी प्रूव हो गया ना, तो फिर ये जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था, इसको रेम्यूनरेशन का पार्ट ही माना जाएगा, रेम्यूनरेशन का पार्ट ही माना जाएगा। अगर अगर रेम्यूनरेशन का पार्ट ही माना जाएगा। सर ये कौन सा इंश्योरेंस होता है सर? ये डोली सजा के रखना, डोली वाला इंश्योरेंस होता है, डायरेक्टर एंड ऑफिसर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो सर ये जो डोली वाला इंश्योरेंस होता है ना, इसके लिए आपको जो भी प्रीमियम भरे वो यूजुअली तो नहीं आता, पर अगर डायरेक्टर गिल्टी प्रूव हो गया तो प्रीमियम को इंक्लूड कर दोगे। अब सर उसके बाद एक बेसिक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। अगर एक डायरेक्टर है वो कंपनी से रेम्यूनरेशन ले रहा है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने होल्डिंग कंपनी से या सब्सिडरी कंपनी से कोई पैसा नहीं ले सकता, बस शर्त यह है कि उसको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा, इस कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि हम अपने होल्डिंग कंपनी से और सब्सिडरी कंपनी से कितना पैसा ले रहे हैं। आप इनएलिजिबल नहीं होगे, आपको प्रोहिबिट नहीं करेंगे, आप ले सकते हो, पर आपको बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। और सर उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी है। कॉन्ट्रावेंशन की क्या पेनल्टी है सर? कंपनी को लगेगा 5 लाख रुपया और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लगेगा 1 लाख रुपया अगर आपने रेम्यूनरेशन का कॉन्ट्रावेंशन किया। उसके बाद सर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिटर के रिपोर्ट में आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी। क्या सेक्शन 197 के हिसाब से रेम्यूनरेशन दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट का लिमिट, और क्या कंपनी ने एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है। ये दो चीजें ऑडिटर कहां बताएगा? अपने रिपोर्ट में। क्या नॉर्मल कंप्लायंस किया है और क्या एक्सेस रेम्यूनरेशन दिया है, ये दोनों चीजें कौन बताएगा? ऑडिटर अपने रिपोर्ट में। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो 197 है सर, 197 है सर। 197 के बाद हम आ जाते हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 का बेटा अलग से रिवीजन है, वो रिवीजन आप देख लो, पर मेरे को आपको शेड्यूल 5 में बस एक पॉइंट बताना है, इफेक्टिव कैपिटल का। किस चीज का? इफेक्टिव कैपिटल का। आपको पता है इफेक्टिव कैपिटल के रेंजेस होते हैं। इफेक्टिव कैपिटल के रेंज के हिसाब से आपका क्या डिसाइड होता है कि कितना ईयरली रेम्यूनरेशन आप दोगे हर एक मैनेजरल पर्सन को। सर इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव से 5 करोड़ है तो आप दोगे 60 लाख रुपए, इस तरह का रेंज है। सर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने का आपका पूरा फॉर्मूला है, पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह पूरा फॉर्मूला है। लेकिन सर इफेक्टिव कैपिटल कौन से डेट का कैलकुलेट करोगे? कौन से डेट का कैलकुलेट करोगे सर? अगर आपका अपॉइंटमेंट दो समय हो सकता है। अगर आपका अपॉइंटमेंट जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब हुई है, तब हुआ। अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तब हुआ, तो सर आप इफेक्टिव कैपिटल कौन से डेट का निकालोगे? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाला। जिस दिन आपकी बनी ना कंपनी, उसी दिन अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या अपॉइंटमेंट वाले दिन का आप इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे। पर उसके अलावा कभी भी अगर हुआ है ना, तो सर आप कब का निकालोगे पता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, जिस साल आप अपॉइंट हुए ना, जिस साल आप अपॉइंट हुए, मान लो इस साल आप अपॉइंट हुए, तो इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड का आप डेट लोगे। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड का आप डेट लोगे। मान लो सर अगर आप 5 सितंबर 2024 को अपॉइंट हुए, तो 5 सितंबर 2024 यानी कि 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर है, तो आप इसके पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2024 का आप क्या लोगे? बैलेंस शीट लोगे और उसके हिसाब से इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा इसको क्या मिलेगा, इसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा। सर ये पॉइंट मेरे कुछ पहले के एडिशंस में कवर नहीं थे, अभी ये पॉइंट यहां पे कवर हुआ है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख करके एक बार लिख सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट आपको लिखना है इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन के डिब्बे के नीचे कि इफेक्टिव कैपिटल कब का लोगे। इसमें भी करेक्शंस जो है वो ध्यान से रखना। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंस, जिनके पास मेरा लेटेस्ट एडिशन भी है ना, आप भी ये करेक्शन कर लेना। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर लिख लेना, प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। बाकी आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस दिन अपॉइंटमेंट अगर हुआ है इन कॉर्पोरेशन वाले दिन, तो उस दिन का लोगे। और अगर बाद में अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो जिस साल अपॉइंटमेंट हुआ उसके पिछले साल का लास्ट डेट वाला इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए आप कैलकुलेशन में लोगे। सर आप समझे? बाकी पूरा शेड्यूल 5 का रिवीजन वहां पे हो जाएगा। उसके बाद सर अपने को अभी रिवाइज करना है 198 से लेकर के 205 तक। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, कोई डिफिकल्ट प्रोविजन नहीं है, सारा आसान है, एक बार में खत्म हो जाएगा। सारी बातें बस सुनते जाओ मेरी आराम से। सर सेक्शन नंबर 198 क्या कहता है बेटा? सेक्शन नंबर 198 कहता है नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। आप नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते वक्त चार चीजों का ध्यान रखोगे। क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर, क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर मतलब कुछ रेवेन्यू है जो आप ऐड करोगे। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई बाउंटी रिसीव हुई या फिर कोई सब्सिडी रिसीव हुई, तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे। दूसरा, कुछ चीजों को आप ऐड नहीं करोगे सर, कुछ चीजों का क्रेडिट आप नहीं दोगे। कौन सी चीजों का सर? अगर आपने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया, शेयर्स, या फिर अगर आपने शेयर्स जो फोरफीट किए उसके सेल से आपको कोई प्रॉफिट आया, या फिर आपको अगर कोई कैपिटल नेचर का प्रॉफिट आया, या फिर सर आपको अगर कोई प्रॉफिट आया अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर फिक्स्ड एसेट को सेल करके, तो वो प्रॉफिट भी जो है ना, जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट को सेल करके आया, वो प्रॉफिट को भी आप अपने लिमिट में नहीं लोगे, वो प्रॉफिट को भी आप अपने कैलकुलेशन में नहीं लोगे। उसके बाद सर अगर आपकी कंपनी का किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट चेंज हुआ फेयर वैल्यूएशन की वजह से, तो जो कैरिंग अमाउंट चेंज हुआ ना, उसके वजह से भी जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्रॉफिट आया वो भी आप नहीं लोगे। और सर आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व, नोशनल गेन, ये सब अनरियलाइज्ड गेन, ये सब आपका ऐड नहीं होगा नेट प्रॉफिट में। सर पर एक बात बताऊं, फिक्स्ड एसेट की बात बताता हूं, फिक्स्ड एसेट की बात समराइज करके आपको दूंगा, पर रुको, फिक्स्ड एसेट का मैंने क्या बोला? कोई प्रॉफिट हुआ है सेल पे तो वो एडजस्ट नहीं होगा। दूसरा सर आप आ जाओ एक्सपेंसेस पे। लॉ ने बोला बेटा कुछ एक्सपेंसेस है जो डिडक्टेबल नहीं होंगे, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो डिडक्टेबल होंगे। कौन से एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होंगे सर? सबसे पहला इनकम टैक्स या सुपर टैक्स का एक्सपेंस। सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आप टैक्स दे रहे हो तो वो डिडक्ट नहीं होगा। मतलब जब मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। उसके बाद मैंने कहा सर चेंज इन
कैरिंग अमाउंट, अगर आपका कैरिंग अमाउंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब नुकसान हुआ, तो नुकसान को यहां पे नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं करोगे। तीसरा सर, अगर आपने कोई कॉम्पनसेशन दिया, कैसा कॉम्पनसेशन सर, वॉलंटरीली दिया, मतलब कोई डैमेजेस हुआ पर अग्रीमेंट नहीं था कॉम्पनसेशन देने का, फिर भी आपने होशियारी मार के पैसा दिया, तो लॉ कहता है उसको भी हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। और सर लास्ट, अगर आपका कैपिटल नेचर का कोई लॉस होता है तो कैपिटल नेचर का लॉस भी एडजस्ट नहीं होगा। मतलब ये चारों जो चीजें है ना, ये खर्चे हैं, पर इसको हम खर्चा नहीं दिखाएंगे। अच्छा है ना, खर्चा नहीं दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा तो ज्यादा रेम्युनरेशन मिलेगा डायरेक्टर्स को, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर एक बार अभी मैं आपको फिक्स्ड एसेट की बात क्लियर करके दे देता हूं। सर फिक्स्ड एसेट की बात क्या है सर, फिक्स्ड एसेट का अगर ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था और अगर उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 70 रुपया, मतलब 30 रुपए का आपने क्या चार्ज कर रखा है, डिप्रीशिएशन। सर क्या ये डिप्रीशिएशन आपके नेट प्रॉफिट में एडजस्ट हुआ था? यस सर, नेट 30 रुपए का डिप्रीशिएशन आपके नेट प्रॉफिट में से कभी तो भी कम हुआ था। सर आपने जब सेल किया ना, तो सेल प्राइस में आपको बताओ 50 रुपए था, 80 रुपए था, 120 रुपए था, तो तीन केस में क्या होगा सर, अगर 50 रुपए था तो आपको 20 रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस जो है उसको भूल जाओ, उसको कहीं भी एडजस्ट नहीं करोगे। और सर अगर आपका सेल प्राइस 80 रुपए था तो आप देखोगे टेक्निकली आपको 10 रुपए का प्रॉफिट था। सर ये 10 रुपए का प्रॉफिट ना आप जरूर नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे, क्यों? क्योंकि सर 30 रुपए तक का आपने डिप्रिसिएशन डाला था, उसमें से 10 रुपए रिकवर हो गया, तो जब 30 रुपए माइनस किया था तो 10 रुपए ऐड भी करोगे। उसके बाद सर 120 रुपए में अगर सेल हुआ ना, तो बेटा सुनो, 30 रुपए तक का जितना डिप्रिसिएशन एडजस्ट किया था ना, उतना तुम ऐड कर लेना, बाकी जो 20 रुपए आपका एक्स्ट्रा मिला ना उसको इग्नोर कर लेना। मतलब सर जितना डिप्रिसिएशन का पैसा रिकवर हो रहा है ना, उतना अमाउंट ऐड कर देना, उसके ऊपर का अमाउंट को प्रॉफिट मत मानना, उसके ऊपर के अमाउंट को नेट प्रॉफिट में इंक्लूड मत करना। सर डिप्रिसिएशन जितना है उतना तक, उस एक्सटेंट तक आप क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली सर ये प्रोविजन है। और सर उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंस डिडक्टेबल होंगे, बहुत सारे सर यूजुअल एक्सपेंसेस मैं आपको नोट से दिखाता हूं, बहुत सारे यूजुअल एक्सपेंसेस यानी कि क्या सर, जो भी यूजुअल चीजें आप सोच सकते हो। अनयूजुअल चीजें मैं आपको बता दूंगा, पर यूजुअल चीजें मतलब क्या सर, जैसे कि आपका जितना भी वर्किंग चार्ज हुआ, रेम्यूनरेशन, बोनस, कोई टैक्स अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट पे है या फिर कोई टैक्स स्पेशल रीजन की वजह से लगा, ये भी डिडक्ट होगा। सर नॉर्मल टैक्स नहीं डिडक्ट होगा, एबनॉर्मल टैक्स डिडक्ट होगा। सर उसके अलावा आपका इंटरेस्ट का खर्चा जितना भी है वो भी डिडक्ट होगा। उसके अलावा सर अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, पेमेंट टू चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सारा डिडक्ट होगा। रिपेयर के खर्चे भी डिडक्ट होंगे, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर है वो डिडक्ट नहीं होगा। सर अगर पिछले साल का अगर आपका कोई लॉस एडजस्ट नहीं हुआ था, पिछले साल का लॉस अगर कोई एडजस्ट नहीं हुआ था, पिछले साल एक्सपेंस इनकम से ज्यादा था, तो वो भी एडजस्ट करोगे। उसके अलावा सर कोई कॉम्पनसेशन आपने दिया, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ और ये लीगली आप लायबल थे कॉम्पनसेशन देने के लिए, तो वो तो एडजस्ट होगा। उसके अलावा सर इंश्योरेंस प्रीमियम, सर इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी एडजस्ट होगा, और अगर डेट्स कोई राइट ऑफ हुआ है तो वो भी एडजस्ट होगा। मतलब सारी चीजें एडजस्ट होगी सर, सारी बेसिक चीजें एडजस्ट होगी। आप ये याद कर लो कौन सी चीजें एडजस्ट नहीं होगी सर, वो चार चीजें, और एक और चीज कौन सा, अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर है तो वो भी एडजस्ट नहीं होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कैपिटल नेचर का अगर रिपेयर है तो वो एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद सर हमने सेक्शन 198, बस इतना ही था। फिर हमने सेक्शन 199, 200 और 201 पढ़ा। सर सेक्शन 199 किस बारे में बात करते हैं? वो बात करता है कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना पड़ गया। रीस्टेट क्यों करना पड़ा सर? या तो फ्रॉड हुआ है या फिर कंप्लाइंस नहीं हुआ है, नॉन कंप्लाइंस हुआ है या तो फ्रॉड हुआ है, तो दोनों भी केस में क्या करना पड़ेगा सर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट किया ना, उस फाइनेंशियल ईयर में जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो मैनेजर थे या सीईओ थे या होल टाइम डायरेक्टर थे, कौन कौन लोग है सर, देख लो, मैनेजरियल पर्सन है और साथ में सीईओ है। मैनेजरियल पर्सन यानी कि कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, ये तीनों लोग, और जो सीईओ है ना, ये लोग जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने लिया ना, वो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करने के लिए लायबल है। सर सिर्फ ये लोग, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं पकड़ा आपने, अपन ने सिर्फ ये लोगों को पकड़ा और सीईओ को पकड़ा, इनको जो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिला है ना, वो रिफंड करने के लिए लायबल है। बस इतनी सी बात है सर। सेक्शन नंबर 200 क्या कहते हैं? 200 ये कहता है कि आप लोग अगर चाहो ना, जब शेयर होल्डर के पास अप्रूवल लेने जाओ, तो शेयर होल्डर आपका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। वो बोलेगा फिक्स्ड अमाउंट होगा या फिक्स्ड परसेंटेज होगा या जो भी उसको ठीक लगे, पर वो शेयर होल्डर जो है ना, वो क्या फिक्स करेगा, आपका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। पर सर जब रेम्युनरेशन फिक्स कर रहे हैं ना, वो कुछ चीजों को ध्यान रखेगा, कि जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब आप हमारे अलावा कहां और काम कर रहे हो, आप कहां कहां से और पैसे ले रहे हो, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें करके वो फाइनल आपको बताएगा कि आपका रेम्युनरेशन कितना होगा, और वो फिक्स हो जाएगा रेम्युनरेशन। बहुत बेसिक प्रोविजन है सर, बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। पर सर 201 थोड़ा सा, बहुत कम लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सर? ये कहता है कि अगर आपको कभी भी सीजी के पास अप्रूवल लेने जाना है ना, तो सीजी के पास आप अप्रूवल MR2 फॉर्म लेके जाओगे 90 डेज के अंदर। पर सर सीजी के पास अप्रूवल लेने का, एप्लीकेशन देने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जनरल नोटिस दे दो, सबको जनरल नोटिस दे दो अपने मेंबर्स को, कि
सीजी के पास अप्रूवल मांगने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सीजी के पास अप्रूवल मांगने जा रहे हैं। दूसरा, आप इसको न्यूज़पेपर में ऐड भी चला देना। क्या ऐड चलाओगे सर? आप ऐड ये चलाओगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में आप ये ऐड चलाओगे कि हमने जनरल नोटिस दे दिया है, और उसके बाद जो ये जनरल नोटिस आपने दिया है ना, उसको आप कंपनी के एप्लीकेशन के साथ अटैच करना। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसके साथ अटैच करना, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता रहे कि 201 का कंप्लायंस हो गया है। ठीक है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता रहे कि 201 का कंप्लायंस हो गया है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 202 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 202 क्या कहता है सर? कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। सर कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मतलब क्या? सर ध्यान से सुनना मेरी बात। सर सेक्शन नंबर 202 कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस की बात करता है, लेकिन सर 3 डायरेक्टर की, एमडी की, डब्ल्यूटीडी की और मैनेजर की, बोला इनको कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस मिल सकता है। इनके अलावा किसी भी और डायरेक्टर को नहीं मिलेगा कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस सेक्शन नंबर 202 में। दूसरा सर, कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस कुछ केसेस में प्रोहिबिटेड है। कौन से केसेस में प्रोहिबिटेड है सर? मैंने कहा आरवीजी W1, मेरा जो ऑफिस था, रूम नंबर था, वो W1 था आरवीजी में। सर आर क्या है? अगर आप रिजाइन करते हो और रिजाइन करने के बाद आपको मेरे साथ साथ याद करो यार, मेरे याद करने से क्या होगा बेटा, मेरा तो हो गया है ना एग्जाम क्लियर, मेरे साथ साथ याद करो, मेरे साथ साथ समझो, आगे बढ़ो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा? रिजाइन। रिजाइन कब करोगे सर आप? अगर आपने अपनी एक कंपनी, आपकी कंपनी का अमेलगमेशन हो रहा है, अमेलगमेशन की वजह से आपने एक कंपनी से रिजाइन किया, पर दूसरे कंपनी में आपको ऑफर मिल गया था, आपको ऑफिसर का पोजीशन मिल गया था, पर आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं की, तो उसमें आपकी गलती है, हम आपको सीएफएलओ नहीं देंगे। उसके अलावा सर किसी भी और रीजन से अगर आप रिजाइन कर रहे हो ना, किसी भी और रीजन से रिजाइन कर रहे हो ना, तो आपकी गलती है। सर अगर आप अपना 167 में ऑफिस वेकेट करके जा रहे हो, या फिर अगर आप गिल्टी पाए गए हो, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिशियंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर सर आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया और वाइंडिंग अप करवाने में आपका बहुत बड़ा रोल था, या फिर सर अगर आप टर्मिनेट हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन का इंस्टिगेशन आप ही ने किया था, शुरू आप ही ने किया था, आप ही की गलती थी, तो इन सब केसेस में आपको कोई भी सीएफएलओ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर एक और एडिशनल चीज है सर, अगर आपकी कंपनी जो है ना, आपके जाने के पहले या जाने के बाद 12 महीने के अंदर वाइंडिंग अप में चले जाती है ना, वाइंडिंग अप में चले जाती है ना, तो भी आपको सीएफएलओ नहीं मिलेगा। उसके बाद सर सीएफएलओ अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो मैंने बोला भाई एवरेज रेम्यूनरेशन निकाल, और एवरेज रेम्यूनरेशन से बैलेंस पीरियड निकाल। सर एवरेज रेम्यूनरेशन कैसे निकालोगे? या तो पिछले 3 साल का ले लो, पिछले 3 साल का नहीं है, सिर्फ 2 ही साल के लिए काम किया या 1 साल के लिए काम किया, तो शॉर्टर पीरियड ले लो, उसका रेम्यूनरेशन एवरेज निकालो। उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तुम्हारा कितना टेन्योर बचा है, और 3 years whichever is lower, 3 years whichever is lower, मतलब सर मैक्सिमम 3 साल तक का फोकट का पैसा देना, या जितने समय के लिए टेन्योर बचा था उतने समय तक का, और ये पैसा देके आप क्या करोगे? उसको बोलोगे चलते बन भाई। क्या बोलोगे उसको? चलते बन भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है सर, इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सर ये आपका 202 था, उसके बाद से 203 पे आ जाओ। 203 बहुत ट्रिकी है सर, वो कहता है होल टाइम की मैनेजरल पर्सन, वो कहता है सर सबसे पहले किसको एप्लीकेबल है, तो मैंने बोला एप्लीकेबल किसको है बेटा? सुन, आप अगर लिस्टेड कंपनी हो, या फिर अगर आप वो कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, और आप पब्लिक कंपनी हो ना, तो आपको 3 लोगों को की मैनेजरल पर्सन बनाना पड़ेगा। पहला, कंपनी में या तो एमडी ले लो, या मैनेजर ले लो, या फिर वो भी नहीं है तो सीईओ ले लो। तीनों भी नहीं हो पा रहे हैं ना, तो डब्ल्यूटीडी अपॉइंट कर दो। दूसरा, कंपनी में सीएफओ अपॉइंट कर दो और सीएस अपॉइंट कर दो। ये 3 पोजीशन आपको भरनी पड़ेगी अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, या वो कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। पर अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हमने बोला बाकी का पता नहीं, लेकिन बेटा एक सीएस जरूर अपॉइंट कर देना, एक होल टाइम सीएस जरूर अपॉइंट कर देना। एक सेकेंड रुको, मैं आया। हाँ जी सर, सुनो। सर एक होल टाइम सीएस जरूर अपॉइंट कर देना। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद मैंने क्या कहा? ये एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब किसको किसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैंने बोला कि एक कंपनी में जो चेयरपर्सन है ना, वो उस कंपनी का एमडी या सीईओ नहीं बन सकता। एक कंपनी का चेयरपर्सन उस कंपनी का एमडी या सीईओ नहीं बन सकता। पर सर इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आप एओए में प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो बन सकते हो, या फिर अगर आप मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो। किसमें इन्वॉल्व नहीं हो? मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो। मल्टीपल बिजनेस मतलब क्या? अगर आपका सिंगल बिजनेस है, छोटी सी कंपनी है ना, तो फिर बनाना जाना, मेरे को क्या करना है, तो बना, अपने ही चेयरपर्सन को एमडी सीईओ बना ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो पूरा प्रोविजन है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा बहुत बड़े बड़े कंपनी, बहुत बड़े बड़े कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, आपकी कंपनी का मल्टीपल बिजनेस है, और तीसरा, हर बिजनेस का एक अलग अलग सीईओ है। ये तीनों कंडीशन अगर मीट होंगे ना, मतलब आप हद से ज्यादा बड़ी कंपनी हो ना, ये पूरा प्रोविजन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, हम आपसे बात ही नहीं
नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर आप होल टाइम की मैनेजरल पर्सन बनते हो ना, तो आप सिर्फ एक ही जगह काम कर सकते हो, एक से ज्यादा जगह नहीं जा सकते। पर उसका एक्सेप्शन ये है कि आप अपने सब्सिडरी में जा सकते हो, आप अपने सब्सिडरी में जा सकते हो। दूसरा सर, क्या आप किसी और कंपनी में, मान लो बी लिमिटेड में अगर काम कर रहे हो, तो क्या ए लिमिटेड में हायर हो सकते हो? बी लिमिटेड में सर अगर आप एमडी या मैनेजर हो, या तो क्या आप यहां पे एमडी बन सकते हो? तो मैंने कहा हाँ बन सकते हो, लेकिन शर्त है बेटा। शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त ये है, आप ये वाले कंपनी के अलावा कहीं और काम नहीं कर रहे हो। मतलब हमारे अलावा तुम सिर्फ एक और कंपनी में काम कर रहे हो, एक से ज्यादा नहीं, तो सिर्फ वन मोर कंपनी, वन अदर कंपनी, बस और नहीं। दूसरा, आपको सर अपने बोर्ड का यूनानिमस रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। सर कौन से कंपनी को? ए लिमिटेड को। बी लिमिटेड की हम नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं ए लिमिटेड की। तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सर स्पेसिफिक नोटिस भेजना पड़ेगा जब आप बोर्ड की मीटिंग बुला रहे हो ना, स्पेसिफिक नोटिस जिसमें आपको पूरा एजेंडा भी बताना पड़ेगा। वैसे तो जनरली नोटिस में एजेंडा नहीं जाता है, पर ये वाले मीटिंग का आपको एजेंडा बताना पड़ेगा, तभी जाके एक बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी दोस्तों। समझे क्या? ये आपने बता दिया, तो आप फिर सामने वाले को अपने कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो। ये तीनों कंडीशन मीट होना चाहिए, तो ये केस में आप सामने वाले को अपॉइंट कर सकते हो। पर सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, वो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में बी लिमिटेड में अगर डब्ल्यूटीडी भी हो ना, तो वो डब्ल्यूटीडी को आप यहां पे क्या अपॉइंट कर सकते हो? एमडी अपॉइंट कर सकते हो। सर यहां पे लिखा गया है लॉ में एमडी और मैनेजर, पर फिर भी आईसीआई का इंटरप्रिटेशन क्या है कि बी लिमिटेड में आप होल टाइम डायरेक्टर भी हो ना, तो आप ए लिमिटेड में एमडी अपॉइंट हो सकते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 26 है, गोपी और राजा वाला, गोपी और राजा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। सर ये हो गया आपका होल टाइम की मैनेजरल पर्सन वाला पॉइंट। उसके बाद सर और भी कुछ पॉइंट्स बचते हैं क्या? बताओ मेरे को, और भी कुछ पॉइंट्स बचते हैं क्या? और सर छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ बचते होंगे सर। अगर आपकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, अगर आपकी कंपनी में वैकेंसी हो गई होल टाइम की मैनेजरल पर्सन की गद्दी पे, तो सर 6 महीने के अंदर अपॉइंट करोगे, 6 महीने के अंदर वैकेंसी भरोगे, 6 महीने के अंदर वैकेंसी फिल करना पड़ेगा आपको। सर इंटरमीडिएट वैकेंसी अलग था, कैजुअल वैकेंसी अलग था, ये वाला एमडी होल टाइम की मैनेजरल पर्सन वाला वैकेंसी है। कोई भी होल टाइम की मैनेजरल पर्सन जाएगा, चाहे वो डायरेक्टर ही क्यों ना हो, आप सबसे पहले 6 महीने वाला पॉइंट लिखोगे, उसके अलावा बाकी दुनिया का पॉइंट लिखोगे। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर। अब एक कॉमन सवाल एग्जाम में आता है सर, क्या एक ही जना सीएफओ और सीएस हो सकता है? क्या एक ही जना सीएफओ और सीएस हो सकता है? सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है, पर थियोरिटिकली लॉ ये बोलता है नहीं होना चाहिए। लॉ थियोरिटिकली सेक्शन 203 पढ़ोगे तो कहते हैं नहीं यार, अलग अलग इंसान रख, एक इंसान से हमारा काम, हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। उसके बाद सर अपन ने सेक्शन 204 पढ़ा। दोस्तों ये रिवीजन काम कर रहा है क्या तुम्हारे लिए? ये रिवीजन काम कर रहा है क्या? हाँ, अगर ये रिवीजन काम कर रहा है, एक बार वीडियो को मेरे को कमेंट पे जरूर बताओ यार, जो लोग भी बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। एक सेकेंड, समझे क्या? हाँ दोस्तों मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा सर, सेक्शन 204 आपका लास्ट है। 204 क्या कहता है सर? आपकी कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर कौन सी कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा? अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या आप पब्लिक कंपनी हो, जिसका क्या है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। और उसके बाद तीसरा, अगर आप एक कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी जिसका बोरोइंग जो है ना पीएफआई या बैंक से, वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। कौन करके देगा बेटा सेक्रेटेरियल ऑडिट? एक सीएस इन प्रैक्टिस अपॉइंट होगा, वो सीएस इन प्रैक्टिस को आप सारा नेसेसरी फैसिलिटीज वगैरह दोगे, और वो ऑडिट करके अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा इन फॉर्म एमआर3। फॉर्म एमआर3 में अगर किसी भी तरह का उसने क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन दिया है ना, तो उसको आपकी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देगा। अब सर अगर इसमें कंपनी ने या सीएस इन प्रैक्टिस ने या ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने किसी ने भी कॉन्ट्रवेंशन किया ना, पेनल्टी लगेगा कितने का? 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। कितना? 2 लाख रुपए का आप लोगों को इंडिविजुअल पेनल्टी लगेगा। बस इतनी सी बात है सर। 204 और सेक्शन 205 किस चीज की बात करता है? वो आपके सीएस के फंक्शन की बात करता है। सीएस क्या क्या करेगा सर? कंप्लाइंस देखेगा, डायरेक्टर को असिस्ट करेगा, और फलाना ढिमकाना चीजें हैं। उम्मीद है वो तो आप कर लोगे, मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसको पढ़ लो और खत्म करो। मेरे को फटाफट बताओ सर, रिवीजन कैसा लगा आपको? समझ आया क्या? बहुत छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था, आराम से खत्म हो गया। समझ आया क्या आपको? हाँ जी दोस्तों, ठीक है। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और इस रिवीजन वीडियो का भरपूर फायदा उठाए। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके कोई जूनियर्स है जो लॉ की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो उनको मेरा नाम जरूर रेकमेंड करना। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये चीजें समझाने का तरीका सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो जरूर अपने जूनियर्स को रेकमेंड करना, बिकॉज दैट इज हाउ इट विल इंक्रीज माई रीच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज